गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। हम सब पढ़ेंगे बच्चों आज जल के बारे में। जल के वीडियोस आप 2 देख चुके हैं बच्चों। आज हम सब जल के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, सही विकल्प का टिक के निशान द्वारा लगाकर आप बताइए। तो पहला प्रश्न आपको इसमें बताना है, जो सही है उसमें आप टिक का निशान लगाएंगे और जो गलत है उसे क्रॉस करना है। तो टिक के निशान आप बताएंगे। निम्नांकित में कौन बादल के बनने में भाग लेता है? वाष्पन, संघनन, वाष्पन के बाद संघनन या ऊर्ध्वपातन? तो सही उत्तर है बच्चों वाष्पन के बाद संघनन। निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? जान माल की क्षति, मिट्टी का अपरदन, बीमारियों का कम होना या पेयजल का दूषित होना? तो सही उत्तर है बच्चों बीमारियों का कम होना, क्योंकि बाकी सभी उत्तर जो हैं वो बाढ़ से संबंधित हैं, है ना बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रम को बच्चों हम वाष्पन कहते हैं। कुओं में जल की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो यह आपकी आपूर्ति जो होती है बच्चों कुओं में वो भौम जल से होती है। भौम जल यानी जो धरती के अंदर का जल है। पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति क्या कहलाती है? तो यह क्षति जो है बच्चों वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगले प्रश्न को देखिए बच्चों, ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें 1 बाल्टी से अधिक पानी की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो जैसा कि हम देखते हैं बच्चों कि बहुत सारे काम हम करते हैं जिनमें हमें 1 से अधिक बाल्टी की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से काम हैं? स्नान करने में, कपड़े धोने में, फर्श वगैरह धोने या साफ करने में, बर्तन धोने में या शौचालय वगैरह जाने में हमें 1 बाल्टी से अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है बच्चों, जल चक्र का चित्र बनाइए। तो जल चक्र क्या है पहले वो हम जान लें। भूमि की सतह का जल नदियों, झीलों, मिट्टी, महासागरों इत्यादि के द्वारा जब वाष्पन क्रिया के द्वारा धरती से ऊपर उठती है बच्चों, और वह पुनः संघनन की प्रक्रिया द्वारा वापस धरती तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है बच्चों, इसी को हम जल चक्र कहते हैं। तो यहाँ हम चित्र से समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। ये आप देख रहे हो, ये आपका यहाँ पर सागर है ना, इधर नदियां हैं और यहाँ पेड़ पौधे हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि जो भी नदी या तालाब होते हैं उनसे सूर्य की गर्मी से ये क्या हो रहा है, वाष्पन की क्रिया हो रही है ना। तो वाष्पीकरण द्वारा, इवेपोरेशन द्वारा क्या हो रहा है, आपको पानी जो है वो ऊपर उठ रहा है। और पौधे जो होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं यानी ट्रांसपिरेशन की क्रिया करते हैं। और इस क्रिया द्वारा भी पानी जो है वो पौधे ऊपर की ओर छोड़ते हैं वायुमंडल में। ये दोनों ही पानी, चाहे वो समुद्र का पानी हो या पौधे जो पानी ऊपर छोड़ रहे हैं, ये सभी जब संघनित होते हैं बच्चों, कंडेंसेशन की क्रिया होती है, तो ये क्या होते हैं, संघनित होकर बादल बनाते हैं। और ये बादल जब आपस में टकराते हैं तो वर्षण की क्रिया होती है यानी वर्षा होती है, ठीक है। और इस क्रिया द्वारा पुनः पानी जो है वो धरती को वापस मिल जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम जल चक्र कहते हैं। तो आपको 2 चित्र दिए गए हैं बच्चों, जो आपको आसान लगे वैसे आप चित्र इसमें से बनाकर दिखाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, सूखा क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो जब ज्यादा दिनों तक बारिश नहीं होती है तो मिट्टी में उपस्थित जल की मात्रा सूर्य की तपिश के कारण वाष्पन क्रिया द्वारा वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल के गर्म होने पर नदी, तालाब, कुआं, झरना इत्यादि सूखने लगते हैं, जिसे सूखा या सुखाड़ कहते हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निम्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जानवरों को खाने के लिए चारा एवं पीने के लिए जल की उपलब्धता में कमी, मनुष्यों को खाद्यान्न की कमी, पीने योग्य जल की कमी, फसल का उत्पादन न हो पाना और पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीव प्राणियों के समक्ष संकट का उत्पन्न होना। तो यदि पानी नहीं होगी बच्चों तो पीने का पानी भी कम होगा, फसल भी नहीं उगेगा, तो क्या खाएंगे हम, और पानी नहीं होगा तो पिएंगे क्या। तो इसलिए सभी जीव, चाहे वो जंतु हो या मानव हो, सभी को इस संकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए जल बचाना बहुत जरूरी है बच्चों।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग फूंक मारते हैं, तो इससे लेंस भीग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, समझाइए। तो चश्मे के लेंस को साफ करने के लिए जब उस पर लोग फूंक मारते हैं बच्चों, तो इससे क्या होता है, वाष्प जो है, मुंह से निकलने वाला जो वाष्प है, वो क्या होता है, चश्मे के कांच के लेंसों से टकराती है। और जब इन लेंसों से यह टकराती है बच्चों, तो ग्लास ठंडा हो जाता है, और नतीजतन क्या होता है, कांच के आसपास की जो हवा मौजूद है, वो वाष्प, वहां की जो हवा में जो वाष्प है वो संघनित हो जाती है, और जिससे के कारण क्या हो जाता है, लेंस भीग जाता है। अब अगले प्रश्न में जानते हैं कि बादल कैसे बनते हैं। बादल जो है बच्चों, वो वाष्पीकरण एवं संघनन की प्रक्रिया से बनते हैं। तो नदियों एवं महासागरों से उठती हुई वायु जब ऊंचाई पर पहुंचती है, तो वहां का तापमान कम होने पर क्या हो जाता है, वो ठंडे हो जाते हैं, और इसमें उपस्थित जो जलवाष्प है वो संघनित हो जाती हैं, और ये छोटी छोटी जल की बूंदों में परिणित हो जाती हैं, जिन्हें हम जल कणिकाएं कहते हैं बच्चों। ये जल कणिकाएं हवा में तैरती हैं, जो हमें बादल के रूप में दिखाई देती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। एक जल की ठंडी बोतल को आप जब रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं और उसे कुछ देर आप रखते हैं, तो आप क्या देखते हैं, तो उसके चारों ओर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि ठंडी बोतल की सतह के आसपास की वायु जो होती है वो भी ठंडी हो जाती है, और वो जलवाष्प जो ठंडी हो गई वो बोतल की सतह पर संघनित हो जाती है, इसीलिए हमें पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। आप यहाँ देख रहे हो, बोतल के ऊपर में पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। जल बचाने के लिए आप कौन कौन से आसान उपायों को करते हैं, लिखिए। तो जल बचाने के लिए हम निम्न आसान उपायों को कर सकते हैं। पहला, जल का उपयोग कम करें, जितनी जरूरत हो उतना करें। कभी भी नल को खुला ना छोड़े बच्चों। जल को बर्बाद होने से बचाएं, और भवनों पर, जो भवन हमारे होते हैं, घर होते हैं, उनकी छत पर एकत्रित जल को यदि हम जल के टैंक में संचित कर लें और उसको संरक्षित कर लें, यानी वर्षा जल संग्रहण कर लें, तो उसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे घरों से जो पानी निकलता है, चाहे वो हमारे किचन से निकलता हो या नलकूपों के आसपास पानी निकलता हो, यदि हम वहां पर एक सोखता गड्ढा बना लेते हैं बच्चों, उससे भी हम भौम जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। और बरसात जल संग्रहण से जो हमने पानी जमा किया है, उससे हम घर की साफ सफाई भी कर सकते हैं, किचन गार्डन में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, मछली के पालन में या घर के अन्य कामों जैसे पोछा लगाना, बर्तन धोने के काम में भी उपयोग में ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है? तो सभी सजीव प्राणी जो हैं उनके लिए पानी पीना अनिवार्य है बच्चों, क्योंकि भोजन जो हम करते हैं बच्चों, तो वो भोजन जो होता है वो हमें ऊर्जा देती है और उससे हमें शक्ति मिलती है, लेकिन भोजन को पचाने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा बच्चों कि हमारे शरीर का लगभग 70% भाग क्या है बच्चों, जल है। तो अगर जल नहीं होगा, हम पानी नहीं लेंगे, तो हमारी कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाएगी, और फिर उससे हमारी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, मरने लगेंगी, तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। इसलिए भोजन के बिना तो हम शायद कुछ दिन जिंदा भी रह पाए, पर पानी के बिना हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते हैं बच्चों। तो आज अब हम देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा जल जीवन के लिए आवश्यक है, अर्थात जल ही जीवन है। जलवाष्प वायु में संघनित होकर वर्षा, हिमपात या ओलों का रूप ले सकती है। वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को हम जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। लंबे समय तक वर्षा न होने पर सूखा पड़ सकता है। पृथ्वी पर उपयोग करने वाली जल की मात्रा सीमित है। जल की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए वर्षा जल संग्रहण करना आवश्यक है। तो आपने बच्चों ये सारा अच्छे से देखा, पढ़ा और समझा। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों। मिलते हैं बच्चों फिर आपसे हम लोग अगली वीडियो में, आपके साथ फिर मिलते हैं बच्चों।